हम लोगों की मेडिसिन जो है, जो भी डोजेज फॉर्म हम बनाते हैं, चाहे वो सॉलिड डोजेज फॉर्म हो, चाहे वो लिक्विड डोजेज फॉर्म हो, चाहे वो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म हो, कोई भी डोजेज फॉर्म है, चाहे वो प्रेंटल्स हो, हमारी मेडिसिन की एक शेल्फ लाइफ है। शेल्फ लाइफ मीन्स कि वो मार्केट में कितनी देर तक अवेलेबल है, उसकी एक एक्सपायरी डेट है। मोस्टली तौर पर जो मेडिसिन की एक्सपायरी होती है, इन 99 के परसेंट ऑफ द केसेस, आपकी मेडिसिन की एक्सपायरी होती है विद इन 2 ईयर्स की एक्सपायरी लगी होती है आपकी मेडिसिन को। 2 ईयर्स की कभी भी आप नोट करें, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट के अंदर का जो है टाइम पीरियड नोट करें, तो वो 2 ईयर्स होता है। आपकी जब फॉर्मुलेशन का परफॉर्मा फिल होता है ना, कि जब आपकी फैक्ट्री कहती है कि अब ये मेडिसिन बनने लगी है, अब मेडिसिन के बनने में भी अगर उनको 3 दिन लग गए हैं, तो जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, वो उस दिन की होती है जिस दिन उसका परफॉर्मा, जिसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं कि ये मेडिसिन बनने लगी है, प्रूफ कर दे तमाम क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी श्योरेंस मैनेजर, हर जगह का जो मैनेजर है फैक्ट्री का, वो उसके ऊपर सिग्नेचर करता है कि जी अप्रूव्ड है, इसको आप बनाना शुरू करें, ये 2 करोड़ का बैच बन रहा है टैबलेट्स का, इसको बनाना शुरू करें। तो जिस स्पेसिफिक दिन पे वो अप्रूव होता है, लेटर बीएमआर में लगता है, उस दिन जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। अब फर्ज करें मेडिसिन को बनने में, फॉर्मुलेट होने के तमाम प्रोसीजर को होने में 15 दिन लग गए हैं, तो वो 15 दिन उसकी एक्सपायरी के अंदर ही काउंट होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक डेट लगाई जाती है और फिर एक एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट के विद इन 2 ईयर्स की होती है। अब कुछ मेडिसिन होती हैं उनकी एक्सपायरी डेट डिफरेंट भी होती है, शॉर्ट टाइम के लिए भी होती है। वो उनकी एक्सपायरी डेट हम कैसे फिक्स करते हैं, स्टेबिलिटी बताती है वो। स्टेबिलिटी क्या होती है कि आपके उस पूरे पीरियड में, वो जो 2 ईयर्स का पीरियड है, उस पूरे पीरियड में आपकी ड्रग जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज, उसकी टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी तमाम प्रॉपर्टीज सेम रहे। जब वो बना था उस टाइम से लेकर उसकी एक्सपायरी के लास्ट डेट तक उसकी ये तमाम प्रॉपर्टीज सेम रहे, उसकी ये तमाम प्रॉपर्टीज के अंदर कोई भी चेंज ना आए। तो ये क्या कहलाती है, ये उसकी स्टेबिलिटी कहलाती है। ये कैपेबिलिटी है फॉर्मुलेशन की, आपकी मेडिसिन की, कि वो अपनी फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, थेराप्यूटिक और टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखे। आप ये ना कहो कि इसकी एक्सपायरी जो है ये 2 महीने में एक्सपायर होने लगा है, तो ये तो खराब होगा, इसको मत इस्तेमाल करो, और ये तो अभी बन के आया, पिछले महीने बना है, ये बड़ा अच्छा काम करेगा, इसको ले लो। नहीं, एक्सपायरी के दरमियान में उस ड्रग की प्रॉपर्टीज सेम रहे। अब हम लोग किसी भी प्रिपरेशन को 2 साल तक सेम रख रहे हैं, हम उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स यूज करते हैं, डिफरेंट स्टेबलाइजर्स यूज करते हैं, जो कि उसको स्टेबल बनाते हैं, उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होने देते, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदलने देते, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदलने देते। कोई माइक्रोब उसके अंदर एंटर हो जाए तो उसको मार देते हैं, वैसे तो माइक्रोब को एंटर ही नहीं होने देते। और उसके उसके केमिकल्स आपस में रिएक्शन ना कर जाएं, उसकी टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहें, उसकी थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज सेम रहे, उसके लिए हम बहुत से केमिकल्स यूज करते हैं, बहुत से स्टेबलाइजर्स यूज करते हैं। डिफरेंट प्रिपरेशंस के डिफरेंट स्टेबलाइजर्स होते हैं। सॉलिड प्रिपरेशंस के लिए हम डिफरेंट स्टेबलाइजर्स यूज करते हैं, लिक्विड के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेबलाइजर्स होते हैं वो यूज करते हैं, और हम लोग जो हमारी सेमी सॉलिड होती है उनके लिए डिफरेंट स्टेबलाइजर्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था कि सस्पेंडिंग एजेंट सिर्फ और सिर्फ सस्पेंशंस में यूज होते हैं। सरफेक्टेंट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन लिक्विड प्रिपरेशंस में यूज होते हैं जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड यूज हो। डिसइंटीग्रेंट और बाइंडर सिर्फ और सिर्फ टैबलेट्स में यूज होते हैं। सेम इसी केस में जो स्टेबलाइजर्स हैं वो डोजेज फॉर्म टू डोजेज फॉर्म डिफरेंट होते हैं। सॉलिड डोजेज फॉर्म के स्टेबलाइजर्स डिफरेंट हैं, लिक्विड डोजेज फॉर्म के स्टेबलाइजर्स डिफरेंट हैं। और ये स्टेबलाइजर्स तक हम कैसे पता करते हैं, स्टेबिलिटी का हम कैसे पता करते हैं, एक्सपायरी डेट हम कैसे सेट करते हैं, ये प्रॉपर एक स्टेबिलिटी स्टडी है। ड्रग स्टेबिलिटी स्टडीज होती हैं, उसके अंदर 2 से 3 तरह की स्टडीज आती हैं। एक्सेलरेटेड स्टडी आती है, रियल टाइम स्टडी आती है। तो ये कंप्लीटली तौर पे डिफरेंट ही साइंस है। हमारी फार्मास्यूटिक्स में जो है ये स्टडी आती है, और ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ी जाती है कि ड्रग के क्या इफेक्ट होंगे। तो ये हमने इतनी डिटेल में नहीं करनी, बस एक बंदे के दिमाग में आता है कि यार ये जो एक्सपायरी लगी है ये हमने ऐसे सेट कैसे की। तो वो हम लोग हर ड्रग के ऊपर ड्रग स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं। अब कुछ इन्होंने हमें स्टेबलाइजर्स की एग्जांपल्स दी हैं। अब उनमें एक आता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स वो स्टेबलाइजर्स हैं जो कि ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। किसी भी प्रिपरेशन के अंदर ऑक्सीडेशन अगर हो गई, तो आपकी केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन,
ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन हो गई तो केमिकली तौर पर आपका जो ड्रग है वो ऑल्टर हो जाएगा। दैट इज वाई आप एंटीऑक्सीडेंट डालते हो प्रिपरेशंस के अंदर ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स हम यूज करते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम एस्कॉर्बेट, सोडियम बाइसल्फाइड एंड टोकोफिरोल्स। अब डिटेल में जाना कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, उसके अंदर हाइड्रोजन का क्या रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन का क्या रिएक्शन होता है, ये हमारी किताब का हिस्सा नहीं है। बस हमने ये देखना है कि ऑक्सीडेशन एक केमिकल रिएक्शन है। हम एक एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं अपनी मेडिसिन के अंदर ताकि ऑक्सीडेशन ना हो सके। चिलेटिंग एजेंट्स। चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? हमारे वो मेडिसिन, वो फॉर्मुलेशंस जिनके अंदर मेटल्स हो। मेटल्स हमारी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। ये हर चीज के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ये मेटल्स जो हैं, जैसे आप आयरन का सिरप पीते हो, आयरन इज अ मेटल, और वो भी आप लोग जो है उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में ले रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अब वो जो है वो आपके डिफरेंट, अगर उसके अंदर उस प्रिपरेशन के अंदर कोई और भी ड्रग मौजूद है तो वो मेटल उस ड्रग के साथ भी रिएक्ट कर सकती है। अगर उस प्रिपरेशन के अंदर कोई एडिटिव यूज है तो वो मेटल उस एडिटिव के साथ भी रिएक्ट कर सकती है। वो प्रिपरेशन जिस कंटेनर के अंदर है, आपकी मेटल उस कंटेनर के साथ भी रिएक्ट कर सकती है। तो मेटल जो है बहुत रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। तो हम क्या करते हैं, हम वो मेडिसिन जिनके अंदर मेटल्स मौजूद होती हैं, हम उनके अंदर चिलेटिंग एजेंट्स ऐड ऑन करवा देते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो चिलेटिंग एजेंट है वो ईडीटी है, इडिटेट डायसोडियम। ईडीटीए हम यूज करते हैं। ईडीटीए क्या करता है, वो उस मेटल के साथ जाके बॉन्ड बना देता है, लेकिन वो जो बॉन्ड है ना वो वाटर सॉलेबल है। मतलब वो वाटर सॉलेबल फॉर्म है, वो बॉडी के अंदर जाके खुल जाएगा और मेटल को रिलीज कर देगा, और मेटल जिस मकसद के लिए हमने, जिस थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए हमने ली है, वो अपना इफेक्ट दिखा देगी। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग द शेल्फ लाइफ उस प्रिपरेशन को स्टेबल बनाने के लिए हम उसके अंदर चिलेटिंग एजेंट डालते हैं। चिलेटिंग एजेंट जो होता है, या किलेटिंग एजेंट, इसको चिलेटिंग एजेंट भी कहते हैं, किलेटिंग एजेंट भी कुछ लोग कहते हैं। तो ये जो किलेटिंग एजेंट है ये जाके मेटल के साथ बाइंड कर जाएगा, लेकिन ये जो बॉन्ड है ये वाटर सॉलेबल होता है, वाटर सॉलेबल बॉन्ड बनाता है। जैसे ही हम उस मेडिसिन को इनटेक करेंगे, बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, तो वो मेडिसिन जो है वो मेटल के साथ से ईडीटीए रिमूव हो जाएगा और मेटल अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखा देगी। लेकिन शेल्फ लाइफ के अंदर इसका बॉन्ड बनना जरूरी है। फिर हमारे पास आते हैं बफरिंग एजेंट्स। बफरिंग एजेंट जो है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था कि बफर्स क्या होते हैं, वो पीएच को मेंटेन करते हैं। बफरिंग एजेंट क्या करते हैं, इन केस ऑफ लिक्विड प्रिपरेशंस एंड इन केस ऑफ सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस जो हैं, बफरिंग एजेंट्स क्या करेंगे, पीएच को मेंटेन करेंगे, पीएच चेंज को रेजिस्ट करेंगे, पीएच को चेंज नहीं होने देंगे। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये हमने सारी थ्योरी पढ़ी थी बफर्स में। कौन कौन से बफर्स इस्तेमाल होते हैं? सोडियम सिट्रेट, सोडियम एसीटेट, पोटेशियम फॉस्फेट, ये बफर्स इस्तेमाल करते हैं जो कि पीएच को चेंज नहीं होने देंगे। देन एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। अब हमारे पास जब हम मेडिसिन बनाते हैं उसके अंदर उसके अंदर कोई जरासीम नहीं होता। ठीक है, हमने उसको सील कर दिया है। जब आपने वो मेडिसिन इस्तेमाल किया, आपने उसको एक दफा कैप को ओपन कर लिया, कैप को आपने ओपन कर लिया, एक्सपायरी तो नहीं ना बदली उसकी, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है कि आपने इसको खोलने के 15 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल करना है, 7 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल करना है, लेकिन मोस्टली मेडिसिन के ऊपर नहीं लिखा होता। ठीक है, आपने कोई सिरप लिया, आपने उसको जो है 1 चम्मच पिलाया और बच्चे को आराम आ गया, बच्चों का लिया या अपना लिया, आराम आ गया, उसके बाद आपने वो मेडिसिन जो है वो मतलब कैप टाइटली बंद करके रख दिया। आप उसको जब तक उसकी एक्सपायरी नहीं होती उसको यूज कर सकते हो। लेकिन जब आपने उसको ओपन किया था, एयर के साथ वो कांटेक्ट में आई थी, जब आपने उसको स्पून के अंदर पोर किया था या फिर उसको किसी भी गैजेट के अंदर पोर करके आपने बॉडी के अंदर किसी भी पेशेंट को पिलाया था, तो वो टाइम पीरियड जिसके अंदर वो एक्सपोज रहा है हवा से या एक्सपोज रहा है किसी लाइट से, तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर थ्रू एयर एंटर हो सकता है। तो इस केस में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरफेस के ऊपर भी अटैच हो जाए तो वो 20 मिनट्स के अंदर ग्रो करके 1 दिन के अंदर वो पूरी की पूरी मेडिसिन को खराब कर देगा। तो ऐसे केसेस के अंदर हमारी मेडिसिन के अंदर लिक्विड मेडिसिन और सेमी सॉलिड मेडिसिन, सॉलिड के अंदर तो एंटर हो ही नहीं सकता, सॉलिड की सरफेस के ऊपर जाएगा, सॉलिड जो है जो की सरफेस के ऊपर एंटर ही नहीं हो सकता, इतनी हार्ड वो सरफेस है। तो लिक्विड की सरफेस के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होकर अपने अपने आप को ग्रो करवा सकता है और सेमी सॉलिड में ग्रो करवा सकता है। यही वजह है कि जो सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं, क्योंकि उनके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो सकती। और जो लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं वो लेस स्टेबल होती हैं, क्योंकि माइक्रोब कहीं से भी एंटर होकर उनके अंदर ग्रोथ कर सकता है। तो बैक टू द टॉपिक, हम लोग इनके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव ऐसे केमिकल्स डालते हैं जो कि अगर माइक्रोब एंटर हो जाए तो उसको या तो मार देंगे, मतलब उसको खत्म, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे, या उसकी ग्रोथ उसको या तो उसको किल कर देंगे या तो उसको लाइसिस कर देंगे।
दो तरीके से काम करते हैं एंटीमाइक्रोबियल्स। उसके अलावा जो है इसकी एग्जांपल्स हम लोग ज्यादातर जो है पेरेंट्रल्स के केस के अंदर, अभी हम लोगों ने लिक्विड और सेमी सॉलिड पढ़ लिया, और पेरेंट्रल्स के केस के अंदर हम लोग मल्टी डोज कंटेनर्स के अंदर इनको एंटर करवाते हैं। अब आपका जो एम्प्यूल होता है, एम्प्यूल की नेक से आपने तोड़ा, सिंगल डोज है, आपने बॉडी के अंदर एंटर करवाया, वो जो है आपने एम्प्यूल डस्टबिन में फेंक दिया, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं चाहिए। कुछ वायल्स होती हैं, वायल्स के अंदर इंजेक्शन के मल्टीपल डोज होते हैं। ज्यादातर उनके जो है ना माउथ के ऊपर रबड़ की बाइंडिंग होती है, रबड़ के अंदर से सिरिंज अंदर जाती है और आप लोग अपना डोज निकाल लेते हो। तो जो इन केस ऑफ वायल्स जिनके अंदर पेरेंट्रल्स के मल्टी डोज होते हैं, उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, क्योंकि थ्रू इंजेक्शन, थ्रू एयर, कोई भी चीज, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एंटर हो जाए आपके पेरेंट्रल के अंदर तो आपके लिए फेटल साबित हो सकता है, आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो इन केस ऑफ लिक्विड एंड सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस, सिर्फ इनके अंदर हम लोग एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव या सिंपल प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव एक कंप्रिहेंसिव जो है ना टॉपिक है, इसके अंदर हम बहुत सी डिस्कशन कर सकते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, लेकिन आप लोगों की किताब में बस उनकी एक छोटी सी डेफिनेशन है कि प्रिजर्वेटिव डालेंगे ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर सके, प्रिजर्वेटिव बॉडी के अंदर एंटर करवाएंगे ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आकर ग्रो ही ना कर सके। फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट, ये तीन चीजें हैं, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट एंड कलरिंग एजेंट। बहुत सी मेडिसिन के अंदर अब ये तीनों एडिटिव्स हैं। ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट फ्लेवर बनाने के काम आता है। कौन कौन से फ्लेवर हैं? चेरी, बनाना, पाइनएप्पल, पेपरमिंट, लेमन, ऑरेंज, रोज, वेनिला, मेंथोल। स्वीटनिंग एजेंट जो है वो उस मेडिसिन को स्वीट बनाने के काम आता है। अब कोई मेडिसिन है बहुत कड़वी है, जैसे आइबुप्रोफेन है, बहुत कड़वा सॉल्ट है, ब्रुफेन की इवन टेबलेट भी शुगर कोटेड होती है, और उस वो इतना कड़वा सॉल्ट है कि अगर आप उसकी शुगर कोटिंग थोड़ी रिमूव करके अगर आप अपनी जुबान पे उस सॉल्ट को लगा लेना तो 2 दिन तक आपकी जुबान से वो टेस्ट ना जाए, इतना कड़वा सॉल्ट है वो। तो मेडिसिन को प्लेटेबल बनाने के लिए, उनकी कड़वाहट को कम करने के लिए, ताकि वो खाई जाएं, हम लोग उसको इनगल्फ कर सके, हम खा के उल्टी ना कर दें, तो हम लोग उसके अंदर स्वीटनिंग एजेंट्स डालते हैं। तो स्वीटनिंग एजेंट कौन कौन से हैं? लेक्टोज, मैनिटोल, हनी, ग्लिसरीन, सोर्बिटोल एंड अस्पार्टेट। देन हमारे पास आता है कलरिंग एजेंट। अब कलरिंग एजेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो फ्लेवर और स्वीटनिंग के साथ होता है। मतलब अगर आपने फ्लेवर बनाया है चॉकलेट तो आपने उसको कलर लगाना है ब्राउन, अगर आपने फ्लेवर बनाया बनाया है ऑरेंज तो आपने उसको कलर लगाना है ऑरेंज कलर का ही। तो इस तरीके से आपने ये थोड़ा जो है ना कोऑर्डिनेटेड होते हैं फ्लेवरिंग एजेंट एंड कलरिंग एजेंट्स। ये नहीं हो सकता कि आप फ्लेवर कैरामल का दे दो और कलर जो है वो आप रेड लगा दो। ठीक है, तो फ्लेवरिंग एजेंट और कलरिंग एजेंट्स आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। बच्चे समटाइम ये होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा उसका, कोई भी मेडिसिन है उसके अपने एक्चुअल टेस्ट को बहुत ज्यादा करने की, मास्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रग का इतना को कड़वा इफेक्ट होता है कि वो नहीं हो सकता, कंप्लीटली तौर पे मास्क नहीं हो सकता। जैसे कि क्लिथ्रोमाइसिन है, अब क्लिथ्रोमाइसिन है हम बड़े तो खा लेते हैं, क्लेरासिड, तो हमें भी जो है ना गंदे गंदे उसके आते रहते हैं इफेक्ट, गले में बार बार एक गंदा सा टेस्ट आता है। लेकिन बच्चों का जो क्लेथ्रोमाइसिन का सिरप होता है, बच्चे तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं इतना कड़वा, वो तो उल्टी कर देते हैं। उसके अंदर फ्लेवर डाला जाता है, उसके अंदर मिठास डाली जाती है, फिर भी वो इस लायक नहीं बनता कि बच्चे उसको इजिली जो है इनगल्फ कर सके। तो हम लोगों ने मेडिसिन की प्रॉपर्टी को इफेक्ट नहीं करना, हम लोगों ने उसको इतना फ्लेवर या इतना नहीं केमिकल डालना कि मेडिसिन की प्रॉपर्टी इफेक्ट होना शुरू हो जाए। ठीक है, ड्रग के साथ इंटरेक्शन हो जाए, हम उस हद तक एक चीज एंटर, एडिटिव को एंटर कर सकते हैं जिस हद तक वो इनर्ट रहे, उसका कोई एक्शन ना हो। जहां पे हमें पता चला है कि ये अगर हम लोग क्वांटिटी एक्सीड कर जाएंगे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी डाल देंगे, तो इतनी ज्यादा क्वांटिटी होगी कि मेडिसिन की प्रॉपर्टीज को बदल देगी, या वो ड्रग के साथ इंटरेक्शन कर सकती है या किसी और इंग्रेडिएंट के साथ इंटरेक्शन कर सकती है, तो हम इतना एडिटिव नहीं डालते। और ये कितना एडिटिव हम यूज कर सकते हैं, ये सारा कुछ फार्माकोपिया में लिखा हुआ है, एक रेंज बताई हुई है कि इधर से इधर तक आप यूज कर सकते हो, इतना से इतना आप यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। तो अगर फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट डालने के बावजूद एक ड्रग जो है वो कड़वी है, या एक ड्रग जो है उसको कहा जा रहा है कि इसका जो है फ्लेवर, सॉरी इसके अंदर फ्लेवर जो है ये कोई फलाना फलाना है, लेकिन आप उसको उसका कलर प्रॉपर और फ्लेवर ना आए, तो वो क्यों होता है? अब कोई आपको मेडिसिन मिली है और कहा ये बनाना फ्लेवर की, आप उसको पियो और वो बनाना फ्लेवर आपको ना लगे, आपको यार ये कौन सा बनाना फ्लेवर है,
तो समटाइम ये होता है कि आपकी ड्रग ने उस फ्लेवर को मास्क कर देती है, उस फ्लेवर को डोमिनेट कर देती है। ड्रग का अपना भी तो एक स्पेसिफिक टेस्ट है ना, उसके साथ वो फ्लेवर ऐड होके एक नया ही टेस्ट निकल आता है फिर। ये आपके जो हैं कंप्लीट हो गए हैं एडिटिव्स। नेक्स्ट हमारे पास बनते हैं दो क्वेश्चंस। एक है, अब टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म्स क्या होती हैं। डोजेज फॉर्म हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि डोजेज फॉर्म क्या होती है। डोजेज फॉर्म होती है फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग। लेक्चर नंबर 1 था हमारा चैप्टर 6 का, जिसमें हमने डोजेज फॉर्म की डेफिनेशन पढ़ी थी कि डोजेज फॉर्म क्या होती है। डोजेज फॉर्म होती है फिजिकल फॉर्म ऑफ द ड्रग। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म दो तरह की क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म और एक है ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम लोग फिजिकल फॉर्म की बात करें तो आपकी ड्रग जो है वो तीन तरह की होती है, सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। लिक्विड डोजेज फॉर्म के अगर हम नाम देखें, सॉल्यूशंस, सिरप, एलिक्सर्स, स्पिरिट्स, टिंक्चर, लिनेमेंट्स, लोशंस, स्प्रेज, एरोसोल्स, इनहेलेशंस, डिस्पर्स सिस्टम्स। डिस्पर्स सिस्टम्स में वो मेडिसिन होती हैं जो आपस में मिक्स नहीं होती बल्कि आपस में डिस्पर्स हो जाती हैं, जैसे सस्पेंशंस, इमल्शंस और मैग्मास। ये हमने सारी एक एक करके डिटेल में पढ़नी है कि सिरप क्या होता है, कैसे बनता है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या टाइप्स हैं, बनाने के तरीके क्या हैं। तो ये सारी चीजें हमने एक एक करके अब पढ़नी है इंशाल्लाह। सॉलिड डोजेज फॉर्म अगर हम देखें तो सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सपोजिटरीज, ये सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं। एंड सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट, जेल्स, लोशंस, ये सारी इसमें आती हैं। अच्छा, यहाँ पे आप ये चीज देखो कि लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर लोशन लिखा हुआ है, सेमी सॉलिड के अंदर नहीं लिखा हुआ। ये चीज आपने जो है ना बस ध्यान रखनी है कि हम लोग ज्यादातर जो है ना, मैं भी अक्सर लोशन को जो है वो सेमी सॉलिड के अंदर ले जाती हूँ। तो लोशन जो है वो लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर आता है क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो रनी होती है, बहुत पतला होता है, गाढ़ा नहीं होता, और उसकी बेस जो है वो वाटरी बेस है। अच्छा, अब आप लोगों ने, अगर आप लोग जो है क्लास में ये लेक्चर होता तो मैं आप लोगों से जो है ये डिफरेंट तरीके से ये लेक्चर होना था और आप लोग ने इसको एंजॉय भी करना था। बताने का मकसद ये है बात का कि आप लोगों ने ना इसकी एक एक एग्जांपल साथ लिखनी है। आपकी कोई ऐसी मेडिसिन जो आपको सोल्यूशन फॉर्म में आपके घर में यूज होती है, आपने उसके सामने उसका ब्रांड नेम और ट्रेड नेम और साथ उसका जेनेरिक लिखना है। कोई ऐसा सिरप जो कि आपके घर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसका ब्रांड नेम और उसका जेनेरिक नेम। एक कोई ऐसा एलिक्सर जो आपने इस्तेमाल किया हो घर में, उसका ब्रांड नेम और उसका जेनेरिक नेम। एक एक एग्जांपल जो आप लोग घरों में इन सब चीजों की इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो सारी आपने लिखनी है। अब जो जो लिनेमेंट है, ये हमारे घरों में हम लोग जो है अगर कोई जोड़ों वगैरह में दर्द हो रही हो तो लिनेमेंट यूज करते हैं। सबको वैसे नाम ड्रग का ब्रांड नेम पता होगा लेकिन वो लिनेमेंट है ये नहीं पता होगा। तो ये आप लोगों ने ना एक दफा, क्योंकि जब आप लोगों के वाइवास होते हैं तो एग्जामिनर्स जो है वो आप लोगों से पूछते हैं कि अच्छा घर में इस्तेमाल होने वाली किसी लिनेमेंट का नाम बता दें, या अच्छा आपके घर में अगर कोई इमल्शन यूज होती है तो उसका नाम बता दें, आपके घर में आपने कभी सस्पेंशन यूज की है उसका नाम बता दें। तो आप लोगों को नहीं पता होता क्योंकि आप लोगों ने किताब के चाहे बड़े अच्छे रट्टे मारे हो, 120 में से 119 नंबर हो आपके, टॉपर बच्चे हो आप, लेकिन आपने जो है बेसिक आपको कमर्शियल प्रोडक्ट्स के नाम नहीं आते, तो ये थोड़ा गलत हो जाता है। तो आप लोगों ने अपने घरों में इस्तेमाल होने वाले बेसिक ऑइंटमेंट, उसका जेनेरिक और उसका ट्रेड नेम एक एक का जरूर आप लोगों ने लिख लेना है ताकि आप लोग एटलीस्ट एक का नाम तो बता सको। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टोटल आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो क्या हैं। सबसे पहला है ओरल। ओरल रूट से आप कौन कौन सी चीजें ले सकते हो, सोल्यूशन, सिरप, एलिक्सर, सस्पेंशन, इमल्शन, मैग्मास, पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स। एवर्फिसेंट ग्रेन्यूल्स जो हैं ये हम लोग आगे ग्रेन्यूल्स में पढ़ेंगे। जब इनको हम वाटर के अंदर एंटर करते हैं तो इनका गैस, बबल्स बनते हैं, गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड और बबल्स बनते हैं। जैसे कभी आपने देखा हो CAC 1000 की जो टेबलेट है उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करो तो उसके बबल्स बनते हैं। तो वो बबल्स जो है वो एक एवर्फिसेंट टेबलेट है। तो इसी तरीके से एवर्फिसेंट ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। उसके अलावा जब हम पेरेंट्रल्स की बात करते हैं, पेरेंट्रल्स होते हैं इंजेक्शंस। पेरेंट्रल क्या होते हैं, इंजेक्शंस। पेरेंट्रल क्या है, इंजेक्शन। ये चीज जो है ना आप लोगों को मोस्टली जब हम लोग यूज करते हैं इंजेक्शन वर्ड तो सबको समझ आ जाता है इंजेक्शन क्या है, लेकिन जब वर्ड साइंटिफिकली हम लोग यूज करते हैं पेरेंट्रल्स तो आधे बच्चे मुंह देख रहे होते हैं कि अच्छा ये पेरेंट्रल क्या होता है। तो जितने भी इंजेक्शन हैं, कोई भी मेडिसिन जो थ्रू नीडल आपकी बॉडी के अंदर एंटर की जा रही है, दीज आर पेरेंट्रल्स।
पेरेंट्रल्स जो हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स इन्होंने लिखी हुई है कि जो इंट्राकुटेनियस या इंट्राडर्मल, जो स्किन के नीचे एपिडर्मिस के नीचे इंजेक्शन लगाया जा रहा है, उसकी मिनिमम क्वांटिटी कितनी है, 0.1 टू 0.2 ml तक आप बॉडी के अंदर एंटर, इतना डोज थ्रू सबकुटेनियस रूट आप दे सकते हो। अगर आप जो है सबकुटेनियस बिल्कुल स्किन की लेयर्स के नीचे, तो 1 ml या इससे कम आप डोज दे सकते हो। इंट्रावीनस आईवी के थ्रू आप कितना जो है इंजेक्ट करवा सकते हो डोज या ड्रग, 1 ml to 500 ml और मोर। मतलब आपको एक टाइम के ऊपर 500 ml, या फिर आप और भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम पीरियड रखते हैं, वरना ना बॉडी के अंदर वो वाटर स्टे कर जाता है और एडीमा भी हो सकता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, अगर आईएम इंजेक्शन लगा है तो अप टू 2 ml तक वो इंजेक्शन लग सकता है, ये उसका डोज है। इसके अलावा और भी बड़े इंजेक्शन होते हैं, इंट्राथीकल होता है, इंट्रा आर्टिकुलर होता है और इंट्राकार्डिक होता है। इंट्राकार्डिक डायरेक्ट आपके हार्ट में लगेगा। उसके अलावा ट्रांसडर्मल, ट्रांसडर्मल में स्किन के थ्रू आप जो है मेडिसिन लगवा रहे हो, इसमें लोशंस आएंगे, लिनेमेंट आएगी, ऑइंटमेंट आएगी, बहुत से डस्टिंग, ये जो टॉपिकल पाउडर्स है, इसमें सिकाट्रिन पाउडर बहुत ज्यादा यूज होता था, ये उसकी एग्जांपल है। ट्रांसडर्मल पैचेस यूज होते हैं, जेल्स, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप, ये सारी प्रिपरेशन जो है ये टॉपिकल है, मींस ये स्किन के ऊपर लगाई जाती हैं, स्किन के अंदर एंटर नहीं करवाई जाती। स्किन के ऊपर लगाते हैं या तो ये स्किन को प्रोटेक्ट करके अपना अमल दिखाएंगी, या ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होके अपना अमल दिखाएंगी, अपना कोई भी थेराप्यूटिक इफेक्ट कॉज करती हैं, ये शो करवाती हैं। उसके बाद हमारे पास बच्चों आते हैं इनहेलेशन रूट, मतलब इनहेल करके थ्रू नोज आप कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हो। नेजल डिसकंजेस्टेंट सॉल्यूशन, जो नेजल की डिसकंजेशन, नाक किसी का बंद हुआ हुआ है, जो उसके एयरवेज हैं वो क्लॉग्ड हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हम जो मेडिसिन यूज करते हैं, इनहेलर, स्प्रेज और नेबुलाइजर, ये सारे जो है ये इनहेल करके हम मेडिसिन यूज करते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंसर्ट्स, ये वो चीजें हैं जो कि आप डायरेक्ट एंटर करवा देते हो बॉडी ऑर्फिसेस में, बॉडी कैविटीज के अंदर। इसमें बेस्ट एग्जांपल जो है वो स्पोजिट्रीज की है। स्पोजिट्री एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हम बॉडी कैविटीज के अंदर एंटर कर देते हैं। जैसे नोज में कैविटी है, उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। ईयर में कैविटी है, खाली जगह कैविटी होती है, खाली जगह, ईयर में कैविटी है, ईयर कैनाल है हमारी, उसके अंदर हम एंटर कर देते हैं। हमारे रेक्टम में है, हमारी यूरिथ्रा में है, फीमेल के केस में वेजाइना में है, कैविटी खाली जगह है, वहां पे आप मेडिसिन एंटर कर दो। मेडिसिन बॉडी टेम्परेचर पे जाके क्या करती है, डिसॉल्व होती है, मेल्ट होती है, और उसके अंदर से ड्रग बाहर निकल के बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ये हमने बच्चों दो क्लासिफिकेशन कर ली हैं। अगर आपको जस्ट आता है राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म, तो आपने दोनों क्लासिफिकेशंस लिखनी है। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक एक क्लासिफिकेशन पूछी जाती है, जस्ट फिजिकल फॉर्म पे पूछी जाती है, तो आपने ये कंप्लीट एक एक नाम, इधर नंबरिंग लगा ले, 1 2 3 4, आपको पता हो हेडिंग के नीचे कितने नाम है, आपने ये सारे नाम याद करने हैं। आप लोगों को इनके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि जो एलिक्सर है वो कौन सी डोजेज फॉर्म है, लिक्विड है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है। और उसके अलावा अगर आपको जस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बेस पे क्लासिफिकेशन है, तो आपने जस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बेस पे लिखनी है। उसके अलावा ये जो आपके ये पॉइंट्स हैं कि किस पेरेंटल इंजेक्शन में कितना डोज यूज हो सकता है, ये पेरेंटल इंजेक्शन में जो डोज है ये आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अच्छा, कुछ होती हैं किताबी बातें और कुछ होती हैं प्रैक्टिक्स, जो बंदा करता है, जो बंदा प्रैक्टिकली देखता है, तब ये रीडिंग्स आगे पीछे हो जाती हैं। लेकिन किताबी बातें हम लोगों ने पढ़नी है, किताब का नॉलेज ही पेपर में आएगा, और हमने एग्जैक्ट यही वैल्यूज के हिसाब से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अब आप कोई प्रैक्टिशनर नर्स हो और आपको पता है कि भाई एक टाइम पे 2 लीटर भी लगाया जा सकता है, और यहाँ पे जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो आपने अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जगह आपने जो बुक में नॉलेज लिखी हुई है उसको फॉलो करना है। ठीक है, ये आपके ये क्वेश्चन हो गए। इंशाल्लाह जो है हम लोग कल से सारी डोजेज फॉर्म्स एक एक करके, सारी डोजेज फॉर्म जो हैं वो आगे एक्सप्लेन्ड है, तो एक एक करके सारी डोजेज फॉर्म हम लोग कल से इंशाल्लाह करेंगे।